तुम लोग पढ़ने जा रहे हो 9th का पोलिनोमियल्स मैथमेटिक्स में पार्ट 15। क्वेश्चन देख करके लगता है इजी है। गुणनखंड किसे कहते हैं? वास्तव में इजी है, लेकिन इसकी परिभाषा हम जो बतलाने जा रहे हैं, दो तरह की परिभाषा बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो। गुणनखंड, इसका अर्थ होता है गुना किसी भी संख्या को गुना के रूप में खंड खंड करना गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 6, तो 6 एक संख्या है या एक टर्म है, पद है। इसको गुना के रूप में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? 1 दूनी 2 तिया 6। यहाँ पर दिए गए पद को, टर्म को, संख्या को हम लोग गुना के रूप में तोड़ दिए, तो गुना के रूप में तोड़ने पर कितना मतलब ये पद मिला है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो किसी भी संख्या या पद को अगर हम गुना के रूप में तोड़ते हैं तो प्रत्येक टर्म या पद दी गई संख्या का या दिए गए पद का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1 किसका गुणनखंड है? 6 का पहला गुणनखंड। 2 6 का दूसरा गुणनखंड। फैक्टर 3 6 का तीसरा गुणनखंड। कोई भी संख्या लिखे, मान लो हम लोग लिखते हैं 45, तो 45 को गुना के रूप में तोड़ेंगे और जो प्राप्त होगा तो प्रत्येक पद दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। इसको गुना के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो देखो क्या क्या हो सकता है। 15 तिया 45, तो कहेंगे 15 45 का गुणनखंड है। 3 45 का गुणनखंड है, यानी 45 का यहाँ 2 ठो गुणनखंड हुआ। या 9 पंचे 45, यहाँ पर 9 45 का पहला गुणनखंड है, 5 दूसरा गुणनखंड है। और होगा या 1 गुने 45 भी होगा। तो ये 3 तिया 9 पंचे 45। 45 का पहला गुणनखंड 3, 45 का दूसरा गुणनखंड 3, तीसरा गुणनखंड 5। और ये कैसा गुणनखंड है? अभाज्य संख्या है, बताए है ना। जिस संख्या को मतलब एक होता है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं भाग लगता है। ये सब चर्चा पहले हो चुकी है। भाज्य संख्या में क्या होता है? जिस संख्या में एक एवं स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग लगे। तो कहने का अर्थ ये है, किसी भी संख्या को गुना के रूप में तोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है, जितना पद प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पद दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। अब हम लोग लिखते हैं x²। इसका गुणनखंड क्या होगा? x गुने x, दूसरा 1 गुने x²। तो x² का पहला गुणनखंड x और दूसरा गुणनखंड x। इस पर नजर डालेंगे तो x² का पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड x²। कहीं पर लिखा है 6x³ कहेगा इसका गुणनखंड क्या होगा? तो इस सब को तोड़ दो। ये 2 तिया 6 गुने x गुने x गुने x, तो 6x³ का कितना गुणनखंड हो गया? इसका 1 2 3 4 5 गुणनखंड हुआ। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 तिया 6 गुने x गुने x²। ऐसे भी न होगा? सबको गुना करो तो 6x³ हो जाता है। ये पहला गुणनखंड, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। गुणनखंड का समझ रहे हैं ना सब? तो मान लो दिया हुआ है a² माइनस b²। इसको किसको गुना करेंगे तो a² माइनस b² होगा।
ये फार्मूला ही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका अर्थ है एक मतलब प्रत्येक कोष्ठ एक पद होता है, ये पहला पद गुने दूसरा पद। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहला गुणनखंड ए प्लस बी, दूसरा गुणनखंड ए माइनस बी। तो गुणनखंड की पहली परिभाषा के अनुसार किसी भी पद को जब हम गुणा के रूप में तोड़ते हैं, गुणा के रूप में तोड़ा गया प्रत्येक पद दी गई संख्या या दिए गए पद का गुणनखंड कहलाता है। समझ गया पहली परिभाषा? परिभाषा लिख दिए हैं, उदाहरण पर ध्यान देते जाओ तो सब समझ जाओगे। यहाँ उदाहरण नंबर 5 में देखो, 4 में ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको किसको गुना करने पर ये होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुना करेंगे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई वैसे भी पूछे कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 गुणनखंड है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला तुम लोग को बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाया है, जिसमें बेस ऑफ अलजेब्रा में 38 या 39 पार्ट बन चुका है। इक्वेशन में हम लोग घुस गए हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इतना होता है। तो किसको किसको गुना करने पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। तो ए माइनस बी को गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तब प्राप्त होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के 2 गुणनखंड, पहला ए माइनस बी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या गुणनखंड होगा। तो ये तो गुणनखंड विधि बतला दी है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो हमें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 मिलेगा। इसका कहेगा गुणनखंड निकालिए, तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होगा, पहला x प्लस 4, दूसरा x माइनस 3। तो मेरे समझ से तू लोग गुणनखंड की पहली परिभाषा के अनुसार गुणनखंड के बारे में अच्छी तरह जान गया होगा। अब दूसरी परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा देखो। जब 2 संख्याओं में पहली संख्या में दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से भाग लग जाए और शेष फल शून्य आवे। फिर पंक्ति सुनो। जैसे 2 संख्या है, मान लो ए और बी। ए के जगह मान लो 10, बी के जगह मान लो 2। अब ध्यान से सुनो, अगर पहली संख्या में दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से भाग लग जाए अर्थात शेष फल शून्य आवे, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे पहली संख्या 10, इसमें 2 से भाग लग जाए दूसरी संख्या से ताकि शेष फल शून्य आवे। तो 2 पंचे 10, शेष शून्य आया। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से भाग लग जाए ताकि शेष फल शून्य आवे, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणनखंड कहते हैं। समझा बात को? इसको इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं, पहले पद में संख्या या वेरिएबल सहित या वेरिएबल पद होता है, टर्म होता है। यदि पहले पद में दूसरे पद से पूर्ण रूप से भाग लग जाए ताकि शेष फल शून्य आवे, तो दूसरे पद को पहले पद का गुणनखंड यानी फैक्टर कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, मान लो 3x स्क्वायर प्लस x, ये हुआ एक पद हो गया। दूसरा पद हो गया तुमको x। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा क्या x 3x स्क्वायर प्लस x का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो टेस्ट ये करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस x
में x से भाग देंगे तो x को 3x² लाने के लिए इसमें देखो किससे गुना करें, ये हो गया 3 गुने x, तो यहाँ 3x लिखेंगे, भागा सिखाना है जस्ट आगे, तो x को 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x को x से 3x² प्लस प्लस प्लस, यानी यहाँ अगर हम प्लस देते हैं तो प्लस और प्लस प्लस होगा ना। यहाँ जैसे इसको काट देंगे, शून्य हो गया ना, अब उतारो x, इससे भाग देंगे यहाँ 1 से, x को 1 से गुना करेंगे, x से 0, यानी x 3x² प्लस x में अगर x से भाग देंगे तो शेषफल 0 आता है, इसीलिए x इसको पूर्ण रूप से काट रहा है और शेषफल 0 आ रहा है, इसीलिए x 3x² प्लस x का गुणनखंड है। तो दूसरी परिभाषा के अनुसार अगर a में b से भाग दिया जाए, जहाँ a को उदाहरण रूप में 10 बोले, b को 2, अगर a में b से भाग दिया जाए और शेषफल 0 आवे तो b को a का गुणनखंड कहेंगे, है ना। तो परिभाषा तो लोग समझ गया, लिख देते हैं। देखो परिभाषा जो लिखे हैं इस पर एक बार फिर ध्यान दो, अगर a में b से भाग दिया जाए और शेषफल 0 आवे तो b को a का गुणनखंड कहा जाएगा, अर्थात अगर b a को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, ठीक से सोचो, b a को पूर्ण रूप से विभाजित करता है तो b a का गुणनखंड कहलाएगा एवं a b का गुणज मल्टीपल कहलाएगा। अब उदाहरण में जैसे पहला दिए हैं 27 का गुणनखंड 3 है, तो 27 हो गया a, 3 हो गया b, यहाँ b a को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, करता है ना, 3 नमन 27, यानी 3 27 का इसलिए गुणनखंड है क्योंकि 3 27 को पूर्ण रूप से काट रहा है, शेष 0 आता है। तो इसको यहाँ पर 3 क्या हुआ, 27 का गुणनखंड हुआ, 27 क्या हुआ, मतलब यहाँ क्योंकि 3 27 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 27 का गुणनखंड है, यहाँ 3 27 का गुणनखंड है। तथा 3 27 का गुणनखंड है तो 27 3 का क्या है, गुणज मल्टीपल, तथा 27 3 का गुणज है। जैसे मान लो दशरथ जी रामायण का और राम के बारे में कहेंगे, दशरथ का पुत्र है, राम दशरथ का पुत्र है, तो दशरथ कौन है, तो राम का पिता है, कहेंगे न जी। इसी तरह 27 का गुणनखंड 3 है क्योंकि 3 27 को पूर्ण रूप से काटता है, तो 27 क्या हो 3 के लिए है, तो 27 3 का गुणज है, मल्टीपल है। उदाहरण 2, x का पावर 5, x का पावर 5 को पहले संख्या पर ही कुछ और ले ले हम लोग उदाहरण, तो 27 का एक गुणनखंड 3 है, अगर कहा जाए 27 का गुणनखंड, मान लो ये बोला जाए 27 का गुणनखंड मतलब क्या, क्वेश्चन क्या 27 का गुणनखंड 4 है,
बोलो। ये अगर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम उदाहरण 2 में ही इसका सेटिंग कर देते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्या 27 का गुणनखंड 4 है? नहीं है। तो आंसर है नहीं। आंसर होगा नहीं। कारण क्या होगा? कारण में लिखेंगे क्योंकि 4 27 को पूर्ण रूप से नहीं काटता है। समझ रहे बात को? 27 का गुणनखंड 5 होगा? क्यों? क्योंकि 5 27 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है। समझ रहे हो कारण? तो कारण में देंगे 4 27 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है। इसी तरह जो है उदाहरण 3 हम लोग वेरिएबल में ले, कहेगा a माइनस बी किसका गुणनखंड है? उदाहरण 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देंगे तो हमें ए माइनस बी मिलेगा, शेष शून्य आएगा। क्या ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड है? आंसर कैसे पता चलेगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी से भाग देंगे, शेष शून्य आएगा तब तो है, और नहीं आएगा तो नहीं है। एक्चुअली इसी में भागा भी सीखना है, इसीलिए छोटा छोटा उदाहरण दे दिए। ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है, ये भी है। तो कहने का गुणज, अच्छा यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणज है, सॉरी गुणनखंड है। ये इसका गुणनखंड है, तो ये इसके लिए क्या होगा? गुणज। गुणज का हम परिभाषा अलग से लिखा दे रहे हैं, तो ये दोनों परिभाषा तो लोग समझ गया ना। देखो गुणज की परिभाषा, अगर ए को बी पूर्ण रूप से विभाजित करता है, किसको? ए को बी विभाजित करता है तो ए बी का मल्टीपल यानी गुणज कहा जाएगा, ए बी का गुणज कहलाता है। उदाहरण 4 2 का गुणज है। ये 4 जो है 2 का गुणज है। इसका मतलब है क्यों है? तो क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाता है। 18 जिस संख्याओं से विभाजित होगा उन तमाम संख्याओं का गुणज कहलाएगा। जैसे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 अंक तो नहीं है। बचपन में 2 दाइन 20 20 के बाद फुल स्टॉप। क्या 2 का ये खांत जो है यही नहीं समाप्त होता है, अनंत तक चला जाता है। इसमें ये संख्या जो है, ये तमाम संख्या ध्यान से देखो किन संख्याओं से कट रहा है। जिन जिन संख्याओं से कटेगा उन संख्याओं के लिए ये संख्याएं गुणज होगा। जैसे 2 से कट रहा है, 4 भी 2 से कट रहा है, सब 2 से कट रहा है ना जी। तो ए को बी पूर्ण रूप से विभाजित करता है। कोई एक छांट लो, अगर हम लोग 2 छांटे तो 2 को 2 विभाजित करता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए को अगर बी पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो ए बी का गुणज कहलाएगा, मल्टीपल। तो 2 को ये 2 जो है 2 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। 2 को 1 से गुना करो तो शेष जीव आएगा।
फिर मान लो 2 के जगह 4 लो, ये 2 यानी बी ए को यानी 4 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। ये 4 2 का गुणज हुआ। 6 अगर हम लोग लेते हैं तो 6 हो गया ए, 2 हो गया बी। बात को समझ रहे हो ठीक से? तो ए को यानी 6 को बी यानी 2 पूर्ण रूप से विभाजित करता है, इसीलिए 6 2 का गुणज है। इसी तरह कोई भी उदाहरण लो, ये तमाम संख्या जो है शुरू वाली सबसे छोटी संख्या 2 का गुणज है। इतना ही नहीं, 6 के बारे में सोचो, 6 में 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है और पूर्ण रूप से कट जाता है। इसका मतलब ये 6 2 का भी गुणज है और 6 3 का भी गुणज है ना। 8 2 से भी भाग लगता है, 2 भी इसको काट रहा है, 4 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है। तो 2 4 8 ये तीनों किसका गुणनखंड है? तो 8 का। लेकिन 8 जो है तीनों का गुणज हो गया, मल्टीपल। बातें समझ में आ रही है? 10 के बारे में क्या हम लोग कहेंगे? 2 भी 10 को काट देता है पूर्ण रूप से, 5 भी काटता है और अपने आप को 10 भी काट देता है। तो 10 किसका किसका गुणज हो गया? 2 का, 5 का, 10 का। 12 ले तो 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 4 भी, 6 भी और 12। तो 12 कितने संख्याओं का गुणज है? 3 2 5। एक तो सबको काटता है, तो एक भी जोड़ दो तो 3 3 6। ये 14 जो है 2 से कट रहा है और 14 से। तो 14 किसका किसका गुणज हो गया? 2 7 14 का। एक बड़ा उदाहरण मान लो कहा जाएगा, चलो बड़ा उदाहरण में ले लेते हैं 125। बड़ा उदाहरण नहीं है, छोटा ही है। तो इसको 5 काटेगा, 25 पंचे 125। इसके बाद सीधे 25 काटेगा, है ना। इसके बाद अपने आप को काटेगा। पूछा जाएगा 125 के कितने मतलब कितने गुणनखंड? तो 1 2 3 ठो और भी होगा, फैलाएंगे तो 25 25 गुने 5 2 गुणनखंड, तो कैसे तोड़ेंगे उस पर है। लेकिन इन संख्याओं का ये फादर हुआ, एक बाप के 3 बेटे। तो मल्टीपल एक्चुअली फादर का रूप होता है, समझो। इसके इतने बेटे कहेंगे, यानी फादर को कहेंगे गुणज, मल्टीपल। वेरिएबल वाला अगर उदाहरण लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए। इसको देखो 2 काटता है 2 पद, यानी एक को ए प्लस बी से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से काटता है। दूसरा ए माइनस बी भी इसको काट देता है पूर्ण रूप से। तो इसको ए मान लो, इसको मान लेते हैं बी। अगर ए को बी पूर्ण रूप से काटता है, ए को यानी इसको बी यानी ए प्लस बी पूर्ण रूप से काटता है, तो ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मल्टीपल हुआ गुणज, तो ए प्लस बी का। समझा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी भी पूर्ण रूप से काट देता है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका भी गुणज हुआ। ये दोनों गुणनखंड हो गया। तो कुछ वेरिएबल वाला उदाहरण लिख देते हैं तो लोग बात को समझ गया ना। 45 किसका गुणज है? दो संख्याएं 45 को पूर्ण रूप से काटेगा तो उन्हीं संख्याओं का गुणज 45 होगा। जैसे देखो 3 45 को काट रहा है, 5 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, 15 भी काट रहा है और 45 45 को काट रहा है। इतनी संख्या का गुणज 45 है। तथा ये संख्याएं यानी ये संख्याएं 45 के गुणनखंड कहे जाएंगे।
फिर ए प्लस बी एवं ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्ण रूप से काटता है। अतः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एवं ए माइनस बी का गुणज है। तो लोग ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ गया होगा। अगले पाठ में पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय।